हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि इकोनॉमिक्स का है, जो कि रेलेवेंट है प्लस टू कॉमर्स एंड प्लस टू इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 to 34, उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं। इसके पहले मैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एमसीक्यू पार्ट है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो पेपर है रेलेवेंट है प्लस टू इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि 3 मार्क्स का है, जिसके अंदर एक पिक्चर दिखाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इंटरप्रेट द सिचुएशन ऑफ अर्थ हैज डिपिक्टेड इन द गिवन पिक्चर विद रेफरेंस टू द करंट एनवायरनमेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर काफी सारी पोल्यूशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रही है, उसका जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन जो प्रोटेक्शन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसके अंदर कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, और जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है का जो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। और इससे क्या है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ह्यूमन इंड्यूस ज्यादा है, और ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से क्या होता है कि अर्थ का सरफेस जो है जिसके अंदर टेम्परेचर राइज कर रहा है। और जो सेकेंड रीजन है दैट इज द ओजोन डिप्लीशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि दैट इज द रिडक्शन इन द ओजोन प्रोटेक्शन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये होता है कि जिसके अंदर जैसे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जब क्लोरोन और ब्रोमाइन कंपाउंड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन लेयर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। और जब ओजोन की डिप्लीशन होती है तो वहां पे ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जो कि धरती के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके लिए सही नहीं होती। तो ये जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 29 जो है जिसके अंदर ये भी 3 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या है कि देखो इंटरनल चॉइस है, 2 पार्ट्स हैं। आप या पहला पार्ट कर सकते हो या सेकंड पार्ट कर सकते हो। तो पहले पार्ट के अंदर है स्टेट विद वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर डिफरेंट फ्रॉम हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो वर्कर होते हैं, खुद का काम करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं जिन लोगों को नौकरी पे रखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो खुद का रोजगार शुरू करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है और उसको ऑपरेट करता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड जो है अर्न कर सके। हार्ड वर्कर वो वर्कर होता है जो दूसरे ने हायर किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा होता है, जिसको वो बदले में वेजेस और सैलरी देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होती हैं वो हार्ड वर्कर से डिफरेंट होती हैं। तो जो सेकंड पार्ट है ये भी जो है 3 मार्क्स का है। इंटरनल चॉइस है, तो इसमें से या फर्स्ट पार्ट कर सकते हो या ये वाला पार्ट कर सकते हो। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू फार्मर इन रूरल डेवलपमेंट, कि किसानों को जो विलेजेस में रहते हैं उनके रूरल डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट उनको प्रोवाइड किया जाता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखो जो रूरल इकोनॉमी है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो तभी ग्रो कर सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट मात्रा के अंदर फिनांस अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि देखो अगर उनके पास फिनांस सही मात्रा में उपलब्ध है तो एग्रीकल्चर के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि जब किसानों को सही रूरल क्रेडिट आसानी के साथ मिलता है जिसके बेसिस पे वो अच्छे बढ़िया क्वालिटी के सीड्स खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट खरीद सकते हैं,
और ये जो चीजें हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है, जिससे आउटपुट बढ़िया क्वालिटी का होता है और इनकी इनकम भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो क्रेडिट है, दी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बीच में फंसे होते हैं, जहाँ पे पॉवर्टी जो होती है कॉज भी होती है, इफेक्ट भी होती है। तो जैसे लो कैपिटल है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो सेविंग है, तो लो इनकम है, तो उस विशियस सर्कल भी को भी ब्रेक किया जा सकता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये जो है ये 4 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ए बी है। पहला जो उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर जो पहला जो ए पार्ट है, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो ये 1 मार्क का है। देखो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर। कि जब हम जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, जब उसकी ओनरशिप जो होती है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की जाती है, तो हम उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो ये 1 मार्क का है। उसके बाद इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 3 मार्क्स का। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो ये 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है 4 मार्क्स का है, जिसके अंदर इंटरनल चॉइस भी है, और जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 2 पार्ट्स है, 1 मार्क का है, और ये 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो रीजन हमने बताने हैं कि देखो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाता है, इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट के साथ लिंकेज, रिसर्च, वो जो है रिफॉर्म पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी सारी रिड्यूस की गई है। और उसी तरह क्या है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को रिमूव कर दिया गया है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को बुरी तरह से प्रभावित किया गया है। उसी तरह क्या है कि देखो पहले जैसे अब जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे कैश क्रॉप के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन के ऊपर कम फोकस किया जाता है। इसी तरह इंटरनल चॉइस के अंदर जो है जो 30 क्वेश्चन है इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, ये 4 नंबर का है। तो जो सेकंड पार्ट है, जो हम फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर 2 पार्ट्स थे, तो उसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉजेज बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो ब्रिटिश मतलब जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसके पीछे 2 मेन रीजन क्या थे। देखो ब्रिटिश रूल के अंदर जो पॉजिटिव चीज थी कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया। बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं थी कि लोगों को एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना है, बट एक अपने इंटरेस्ट के लिए, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये सारी चीजें डेवलप की। जैसे रोड्स डेवलप की गई, तो ये था कि आर्मी एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर सके। फिर जो रॉ मटेरियल है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट तक ले जाया जा सके, क्योंकि रॉ मटेरियल को बाहर ब्रिटेन के अंदर भेजा जाता था। और उसी तरह रेलवे को डेवलप किया गया ताकि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया जा सके, और फिनिश गुड जो ब्रिटेन से आती थी वो इंडिया के इंटीरियर तक पहुंचाई जाए। पोर्ट एंड टेलीग्राफ इसलिए डेवलप किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 31 4 मार्क्स का है। स्टेट विद वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन सोर्सेज। तो अब हम देखते हैं कि देखो जो राइजिंग पॉपुलेशन है दैट इज नॉट द कॉज फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करती है एजुकेशनल लेवल कितना है, उनके पास स्किल्स कितनी है, जो वर्क फोर्स है वो हेल्थी कितनी है। तो राइजिंग पॉपुलेशन का ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कमी आ जाए। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ए ट्रू स्टेटमेंट। उसी तरह हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। डेफिनेटली इट इज ट्रू कि जब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एजुकेशन लेवल इंप्रूव किया जाता है, हेल्थी जो है वो रहती है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 ये 4 मार्क्स का है।
तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो एनुअल ग्रोथ जो है जीडीपी की दे रखी है। तो हमें कुछ ईयर्स दे रखे हैं, जैसे कि कंट्री इंडिया एंड चाइना है 80 से लेके 90 तक, और उसी तरह जो दूसरा है वो है 2015 से लेके 17 तक। तो हम देखते हैं कि जो ये जो सोर्स है एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलिपाइन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से है। इंडिया की 80 टू 90 के अंदर जो ग्रोथ था जीडीपी का 5.7 था, और 2015 और 17 के अंदर ये 7.3 है। चाइना का 10.3 था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। 2015 और 17 के अंदर ये कम हो गया, 6.8 हो गया, जबकि इंडिया 80 और 90 के अंदर चाइना के मतलब नीचे था। लेकिन 2015 और 17 में इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डाटा हमें दिया हुआ है, तो चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो उस एरिया के अंदर जो डेवलप नेशंस थे उनको ग्रोथ रेट 5% मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था, बट चाइना जो था उसका डबल डिजिट था। लेकिन 2015 और 17 के अंदर जो चाइना की ग्रोथ रेट है वो 6.8 जो है रिड्यूस हो गई है। लेकिन इंडिया के अंदर जो हम पहले से बेटर हुई है। तो इंडिया ने रीजनेबल ग्रोथ रेट मेंटेन किया हुआ था 1980 से लेके 90 तक, और उसके बाद वो उसका ग्रेट कैलिबर और इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ 7.3%। तो इंडिया के अंदर काफी चेंजेस आई हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो 33 जो है जिसके अंदर एक पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये जो है 6 नंबर का है। इसके अंदर दो, ये जो क्वेश्चन है पैराग्राफ रीड करना है। इंडिया अर्ज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की कि वो इससे जो नेशन जो है जिनके अंदर फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ताकि वो पब्लिक स्टॉक से उनको फूड ग्रेन जो है परमिट कर सके। इंडिया जो है क्योंकि जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको रिड्यूस कर सके, पर डब्ल्यूटीओ जो है वो हेजिटेट कर रहा है रिलैक्सिंग द रूल्स। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर आर ग्लोबल पब्लिक गुड्स, और इनका जो है डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज को जो है बहुत सिग्निफिकेंट है कि उनको इसका एक्सेस होना चाहिए। और उसी तरह उन्होंने शेयर किया कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इंडिया ने काफी रोबस्ट ग्रोथ हुई है। तो सिटीजन सेंट्रिक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम और इनोवेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म सच एज द वन नेशन एंड वन राशन कार्ड स्कीम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 मार्क्स का है। दूसरा हमने नेम एनी टू स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी, तो ये जो है 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी ये 95 के अंदर फाउंडेड थी। तो पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, जिसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किया गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गैट कहते हैं, 48 के अंदर एस्टैब्लिश था, और 23 इसके मेंबर थे। तो वहां पे था कि सारे जो भी इसके मेंबर्स थे भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो इसके जो 2 ऑब्जेक्टिव थे कि ट्रेड जो है देशों के बीच में बिना किसी रुकावट के और स्मूथली होना चाहिए, और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को ये प्रमोट करते थे। उसी तरह ये क्वेश्चन जो था 4 नंबर का था। अब ये वाला पार्ट जो है 2 मार्क्स का है, नेम एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी। तो ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अंत्योदय अन्न योजना। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जो कि बेसिकली 6 मार्क्स का है, और जिसके अंदर इंटरनल चॉइस है। फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट्स हैं, और जो सेकंड पार्ट जो इंटरनल चॉइस के अंदर है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर डिफाइन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये 2 मार्क्स का है। और जो बी क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये 4 मार्क्स का है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे जो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज होती है उसको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो मतलब है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, सीजनल है। तो इसके अंदर है कि जैसे
एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का ये भी मतलब है कि जैसे हम एक लिमिटेड फसलें नहीं उगाते, मतलब ज्यादा मल्टीपल क्रॉप्स कर सकते हैं और मोर स्पीशीज प्लांट वैरायटीज और एनिमल ब्रीड जो होते हैं वो गिवन फार्म या फार्मिंग कम्युनिटी को ऐड करते हैं। एग्रीकल्चर के साथ हम इन चीजों को भी करते हैं और जिससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन होती है। और उसी तरह बी पार्ट जो है, स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो होता है, जो इन्वायरमेंट की इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर और मेंटेन किया जाता है। जो पुराने मेथड्स है एग्रीकल्चर के, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर हम फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज करते हैं और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं काफी टॉक्सिक होते हैं, जो कि लैंड की फर्टिलिटी को भी खराब करते हैं और फूड सप्लाई, मतलब जो फूड हम ग्रो करते हैं उसके अंदर एंटर करते हैं और पानी के अंदर भी जाते हैं और जो एनिमल्स हमारे पानी पीते हैं उनको भी नुकसान देते हैं और उसी तरह जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको भी वो डिप्लीट करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इको फ्रेंडली टेक्निक है जिसके अंदर हम जो फसलें हैं इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं जिससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हो सके। तो हम इस तरह से जो है बेसिकली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक फार्मिंग का ऐसा सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है, उसको इंक्रीज करता है, फूड सेफ्टी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। इसके अंदर जो इंटरनल चॉइस है उसके अंदर दो क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स का है। तो पहले हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो वुमेन है उसके लिए एजुकेशन को प्रमोट करना क्यों जरूरी है। देखो, जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एजुकेशन की बात करते हैं तो जो फीमेल है उसको एजुकेशन जो है उसके अंदर हमेशा लापरवाही बरती जाती है। तो इंडियन जो सिस्टम है वो मेल के प्रति ज्यादा बाइस्ड है कि हमने मेल पॉपुलेशन को ज्यादा एजुकेशन देनी है और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से क्या है कि वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जिससे क्या है कि वुमेन का सोसाइटी के अंदर लो स्टेटस है। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो वुमेन एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, उनको एम्पावरमेंट मिलती है, जो भी, ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, डोमेस्टिक वायलेंस से बच सके। और उसी तरह सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए भी वुमेन का एजुकेट होना जरूरी है और क्वालिटी भी हम तभी इंप्रूव कर सकते हैं अगर वो एजुकेट है। और उससे क्या है कि देखो, अगर हम फीमेल को एजुकेट करते हैं तो फैमिली वेलफेयर बढ़ता है और पॉपुलेशन कंट्रोल भी रहती है। और एजुकेशन से फीमेल को पता चलता है कि किस तरह से वो अपनी हेल्थ को बेटर कर सकती है और अपनी फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर केयर कर सकती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी उसकी जो है कंट्रीब्यूशन होता है। और जब हम एक फीमेल को एजुकेट करते हैं तो इट मीन्स हम पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं। तो एक एजुकेटेड वुमेन जो होती है अपने बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज पैदा कर सकती है, उनकी एजुकेशन को प्रमोट कर सकती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद एग्जांपल हमने बतानी है, तो ये भी 3 मार्क्स का है। देखो, यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है तो वो उसको हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज थे, जो सर्विसेज थी, वहां पे जो डिमांड थी वो सप्लाई से कम थी। तो पोल्यूशन जो थी दैट वाज विद इन द अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो थी वहां पे बिल्कुल भी उतना नहीं थी, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था कि उसको, मतलब जो पोल्यूशन थी वो